हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान रेट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस वीडियो में पर्यावरण के वो टॉप मोस्ट प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं, पंचायत से संबंधित, जो पिछली आरटेट या सीटेट परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना न भूलें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया। देखो दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं को क्या करना है, प्रभावी बनाना है और सशक्त बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों, ये 1992 में किया गया था। दोस्तों, कब किया गया था? 1992 में। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया। देखो दोस्तों, 2010 में जो स्थानीय चुनाव हुए थे उसमें महिलाओं को कितना आरक्षण, ठीक है, कितना आरक्षण था, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो दोस्तों, ये 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 50% आरक्षण है दोस्तों, पूरा पूरा, ठीक है। यानी 50% आरक्षण, 100 में से 50% आरक्षण महिलाओं को है, ठीक है। और इसको अपन यूँ कह सकते हैं, 33% को इसको 1/3 भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम। देखो दोस्तों, ये जो अधिनियम है वो पंचायत क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम, जिसको हम पेशा के नाम से जानते हैं, और ये कब आया था? 1996 में, ठीक है। के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, कथन पढ़ लीजिए। देखो, यह राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये राजस्थान में भी लागू है और 10 राज्यों में लागू है, ठीक है। दूसरा देखो आप, अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की समस्याओं, जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। तो बिल्कुल दोस्तों, जो जनजातीय समुदाय है उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना इसका उद्देश्य था। बिल्कुल था दोस्तों, क्योंकि स्पष्ट ही लिखा हुआ है। आई किसके लिए था? अनुसूचित के लिए। ये देखिए आप, अनुसूचित क्षेत्र के लिए। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ए और बी दो तो राइट हो गए। और देख लीजिए आप, राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए जिला स्तर प्रशासनिक प्रबंधन की संरचना करते समय संविधान की 6वीं अनुसूची की प्रतिमानों का अनुगमन का प्रयत्न करेगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि देखो 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। तो बिल्कुल ये भी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना, किसकी योजना दोस्तों? सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना, कार्यक्रम, परियोजना को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत है। अधिकृत नहीं है, ये दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। अगर ये होता कि अधिकृत हैं तो दोस्तों फिर आपका ये राइट हो जाता, चारों ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाते हैं। यानी कि इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उपयुक्त में से कथन सही है, तो कथन कौन सा सही है भाई? ए बी सी तीनों कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, पंचायत राज व्यवस्था है। तो दोस्तों, पंचायत राज जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है? देखो, पटवारी 2015 में आया हुआ है, ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में भी आया हुआ है ये, ठीक है। तो देखो, स्थानीय सरकार की, स्थानीय प्रशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की और स्थानीय स्वशासन की। तो दोस्तों, जो पंचायत राज व्यवस्था है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है दोस्तों। किसकी है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग, कौन सा आयोग दोस्तों? राजस्थान राज्य वित्त आयोग। और किसके लिए? पंचायतों के लिए गठित हुआ था ये। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो दोस्तों, ये 243 है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। तो दोस्तों, ग्राम सभा बनती है, तो मैंने आपको पढ़ाया था, तब भी बताया था, तो ठीक है, ग्राम सभा बनती है। दोस्तों, ये प्रश्न पूरे पूरे वो हैं जो मैंने आपको फैक्ट लिखवा दिए हैं और मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। और फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बाहर से अभी आ जाता है तो आपको एक्स्ट्रा ही ज्ञान मिलेगा, न कि लॉस होगा आपको, ठीक है। तो कोई बात नहीं। देखो, राजस्थान ग्राम सभा बनती है, राजस्थान में ग्राम सभा बनती है। तो देखो, पंचायत के निर्वाचित सदस्य द्वारा, दोस्तों निर्वाचित सदस्य तो हो गए, जैसे सरपंच है, उप सरपंच है, पंच है, केवल इनके द्वारा ग्राम सभा बनती है क्या? नहीं।
ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से, तो जो कार्य करने वाली समिति उससे बनती क्या? नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। पंचायत सर्किल में आने वाले यानी कि पंचायत क्षेत्र में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से, बिल्कुल दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जो ग्राम सभा बनती है वो पंचायत क्षेत्र में आने वाले पंजीकृत, कौन से? पंजीकृत मतदाताओं से बनती है दोस्तों। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। अच्छा, चौथा पढ़ लीजिए, पंचायत सर्कल में आने वाले गांव के सभी निवासियों से। तो सभी निवासियों में तो दोस्तों बच्चों को भी शामिल कर लिया जाएगा फिर तो, क्या बच्चे भी ग्राम सभा में भाग लेंगे? नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। निम्न में से असत्य कथन है। दोस्तों असत्य कथन क्या है? देखो, पटवारी 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, सरपंच ग्राम सभा की बैठकें बुलाने के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है, ग्राम सभा की बैठक सरपंच बुलाता है, तो अपन को तो असत्य छांटना है, तो ये तो सही हो गया। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी ग्राम पंचायत के जितने भी अभिलेख है उनका क्या करेगा? वो संधारण करेगा। ठीक है, आगे देखो, सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है। देखो दोस्तों, सरपंच जो है पंचायत कर्मचारियों पर, कौन से कर्मचारियों पर? पंचायत के कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण। प्रशासनिक पर्यवेक्षण का मतलब ये है दोस्तों कि उनकी देख रेख, उनका ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एवं नियंत्रण रखता है। तो बिल्कुल दोस्तों सही बात है, ये भी पंचायत क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी उनको तो करेगा ही। ठीक है, और डी नंबर का ऑप्शन की बात करें अपन, तो दोस्तों इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या है? सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाता है दोस्तों, यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, और आपसे पूछा भी गलती था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? देखो, कॉलेज व्याख्या परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है ये। देखो दोस्तों कितना हार्ड लेवल का प्रश्न है। ठीक है, और आप यूँ मत सोचना आप, ठीक है, कि इजी लेवल के प्रश्न है ये, इनसे बार प्रश्न नहीं जाएगा। मैं आपसे दावे के साथ में कह सकता हूँ बहुत ईजी लेवल का पेपर आता है। सिर्फ यही है कि अपन बहुत हार्ड पढ़ लेते हैं, बहुत डीपली पढ़ लेते हैं और कभी कभी ऊपर का छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो 31 मार्च 2016 तक की बात करें तो दोस्तों, तो 295 पंचायत समितियां हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, और रही बात अभी वर्तमान की, तो वर्तमान में दोस्तों कितनी हैं? 352 पंचायत समितियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया जाता है। दोस्तों देखो, ग्राम स्तर की बात चल रही है, और कौन सा? प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया जाता है वह है, तो ग्राम सभा के द्वारा, पंचायत के द्वारा, पंच के द्वारा, सरपंच के द्वारा। तो ग्राम स्तर पर जो प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जो नियुक्त किया जाता है या लागू किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? वो ग्राम सभा के द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पटवारी 2016 में आया है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? तो दोस्तों देखो, 2015 तक की बात करें तो 2015 तक पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव हुए हैं? तो 10 बार हो चुके हैं दोस्तों। कब तक? 2015 तक। लेकिन दोस्तों 2021 चल रहा है अभी। ठीक है, 2021, तो 2021 तक की पूछे आपसे या 2020 तक की पूछे तो दोस्तों 11 बार चुनाव हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई। तो राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था कब से लागू हुई? 1967 से, 1959 से, 1971 से, 1973 से। तो दोस्तों 1959 से पंचायत राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हुई, और आपको याद भी होगा नागौर जिले से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो दोस्तों जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो 4th नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायत राज संस्थान राजस्थान में कहाँ खुलेगा? देखो दोस्तों, पंचायत राज संस्थान की बात चल रही है। पंचायत राज संस्थान कहाँ खुलेगा? तो दोस्तों ये जयपुर में,
ठीक है, कहाँ पर, जयपुर में खुलेगा। ठीक है, और कौन सा, देखो स्वर्ण जयंती समारोह। और स्वर्ण जयंती समारोह क्या होता है, देखो दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन ये जो किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। ठीक है, और नागौर में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया, नागौर में। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके 50 वर्ष पूर्ण हो जाने से, है ना, 50 वर्ष पूर्ण, नागौर के बगतरी में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत राज की नींव रखी थी। और इसके क्या हो चुके थे, 50 वर्ष पूरे हो गए थे। इसके उपलक्ष्य में दोस्तों ये आयोजित किया गया। ठीक है, और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वर्ण जयंती समारोह, ठीक है, इस समारोह, कौन सा समारोह की, स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की तथा जयपुर में पंचायत राज संस्थाओं को जयपुर में पंचायत राज संस्था खोलने की घोषणा की। ठीक है, तो ये थ्योरी भी मैंने आपको बता दी, व्याख्या क्योंकि मोस्ट थी इसलिए बता दी मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज लागू किया गया। तो दोस्तों किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज लागू किया गया, तो दोस्तों मेरा राजस्थान, रंगीला राजस्थान, मेरा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, यहीं किया गया था। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर दोस्तों कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए आप, राजस्थान में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, ये तो पहले ही पढ़ चुके अपन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। आगे देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो 1994 है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति का कल्याण, प्रशासन में जनसामान्य की सहभागिता में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, भ्रष्टाचार उन्मूलन। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में से अपन बात करें तो दोस्तों पंचायती राज अधिनियम 1994 का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। ठीक है, यानी कि जो जन सामान्य हैं, जिस गांव के व्यक्ति हैं उन्हीं को ही उनका शासन सौंप दिया जाए। ठीक है, यानी कि जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है। तो पंचायत राज संस्थानों का जो चुनाव है उसको करवाने का दायित्व किसका है, तो भारत निर्वाचन आयोग का। बिल्कुल गलत, भारत निर्वाचन आयोग का थोड़ी होता है। पंचायत राज विभाग राजस्थान सरकार का, तो दोस्तों ये भी नहीं होता है। पंचायत राज विभाग अकेले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। राज्य निर्वाचन आयोग का, बिल्कुल दोस्तों यही ऑप्शन राइट है। तो यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथा पढ़ लीजिए, मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान का, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पंचायत राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ। बिल्कुल दोस्तों, अभी जस्ट पढ़ के आया अपन ऊपर का प्रश्न, वही प्रश्न आ गया। स्वर्ण जयंती समारोह कब आयोजित किया गया, 2 अक्टूबर 2009 को। और दोस्तों ये पंचायत राज व्यवस्था के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायत राज संस्था को स्थानांतरित किए। दोस्तों अक्टूबर 2010 की बात चल रही है और राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज व्यवस्था को स्थानांतरित किए हैं, तो दोस्तों 5 विभाग। कितने विभाग दोस्तों, 5 विभाग। और इन 5 विभागों की बात करें तो ये 5 विभाग कौन कौन से दोस्तों, ये कृषि, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक न्याय। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, यानी कि कृषि, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक न्याय, ये पंचायत राज संस्था को स्थानांतरित किए गए हैं। ठीक है, इन पे यानी कि देख रेख वगैरह जो भी होगा वो पंचायत करेगी। ठीक है, और ये जो विभाग हैं ये 2 अक्टूबर 2010 से, कब से दोस्तों, 2 अक्टूबर 2010 से सौंपे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान में पंचायती राज का आगाज कब हुआ। बिल्कुल सही दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज का आगाज कब हुआ, तो दोस्तों आगाज कब से हुआ, 1959 से। कब से हुआ, 1959 से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अच्छा इसको दोबारा बताऊं क्या मैं, देखो 2 अक्टूबर 1900, ये तो बार बार पढ़ते आ रहे हैं बात। जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत राज का शुभारंभ किया, कहाँ से किया, बगतरी गांव। दोस्तों राजस्थान के एग्जाम है इसलिए बगतरी, ये भी याद कर लेना आप, बगतरी, बगतरी। ठीक है, ये बगतरी। ठीक है, गांव का भी नाम पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट देखो आप, निम्न में से कौन से विभाग का कार्य 2 अक्टूबर 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया है। देखो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को 2 अक्टूबर 2010 की घोषणा के बाद में
पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया है। मतलब कौन सा ऐसा विभाग है जो इसको सौंपा नहीं गया है? तो दोस्तों पानी एवं बिजली, ये तो नहीं सौंपा गया दोस्तों, ठीक है, ये नहीं सौंपा गया है, तो यही हो सकता है आंसर। प्रारंभिक शिक्षा ये तो है, अपन पढ़ के आए ऊपर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ये भी सौंपा गया है। महिला एवं बाल विकास ये भी सौंपा गया है, यानी कि पानी व बिजली ये नहीं सौंपा गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा देता है। दोस्तों पंचायत समिति की बात कर रहा है, ठीक है, किसके? पंचायत समिति। और पंचायत समिति में कौन होता है? प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है। तो वो प्रधान किसको अपना त्यागपत्र देगा? तो दोस्तों ये जिला प्रमुख को देगा। किसको देगा? जिला प्रमुख को। और जिला प्रमुख किसको देगा दोस्तों? ये संभाग आयुक्त को देगा। किसको देगा दोस्तों? संभाग और संभाग आयुक्त किसको देगा दोस्तों? संभाग आयुक्त को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंचायत राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है। दोस्तों देखो प्रत्येक स्तर की क्या है, प्रश्न की अच्छी प्रकृति, 3 प्रश्न करवा दी इस प्रश्न ने। इसका मतलब देखो पंचायत राज संस्थाओं के प्रत्येक पद के लिए, प्रत्येक पद कौन कौन से, चाहे वो सरपंच का हो, चाहे वो पंच का हो, चाहे वो प्रधान का हो, चाहे जिला प्रमुख का हो, यानी कि किसी का भी हो, उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी है? 21 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं। तो दोस्तों सरपंच के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच? नहीं दोस्तों, ऐसा थोड़ी है, ये केवल पंच भाग लेंगे सरपंच के चुनाव में, नहीं। ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता, यही बिल्कुल सही है। यानी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं वो सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं। और गाँव के सभी प्रबुद्ध नागरिक, तो ये तो गलत है दोस्तों, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखो जिन क्वेश्चनों में चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है उनको मैं चारों के चारों पढ़ रहा हूँ, और जिन प्रश्नों में 4 ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वहाँ मैं एक ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, वो सही वाला बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है, मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट देखो आप, विकास खंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप कहलाता है। तो दोस्तों विकास खंड स्तर की पूछ रहा है, यहाँ कहाँ की पूछ रहा है आपसे? विकास खंड स्तर की, यानी कि जो अपने राजस्थान की बात करें अपन तो तहसील स्तर पर जो पंचायत समितियाँ होती है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो विकास खंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप कहलाता है। तो दोस्तों पंचायत का स्वरूप क्या कहलाता है? पंचायत समितियाँ कहलाता है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, पंचायतों की अवधि है। पंचायतों की अवधि कितनी है दोस्तों? देखो 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष। तो दोस्तों पंचायतों की जो अवधि है वो कितनी दोस्तों? 5 वर्ष, ठीक है। पंचायतों की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है, अब ये भी ध्यान रखें आप, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। सरपंच पहले ही अपना इस्तीफा देकर या सरपंच के पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है तो भी सरकार गिर सकती है ना, यानी कि पंचायत गिर सकती है। और पंचायत जब गिर जाएगी तो वो कम दिनों तक भी कार्य कर सकता है, ठीक है, उसका कार्यकाल कम भी हो सकता है। लेकिन दोबारा जब चुनाव होगा, सरपंच का जब दोबारा चुनाव होगा तो वो सरपंच उतने ही समय के लिए बनेगा जितना समय शेष बचा हुआ है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है, कुछ विशेष परिस्थितियां हो जाती है दोस्तों तो कार्यकाल बढ़ भी सकता है। जैसे अभी मध्य प्रदेश का देखिए आप, अपने पड़ोसी स्टेट का, अपने पड़ोसी स्टेट में क्या है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर कोरोना के चलते पंचायत के चुनाव नहीं हो पाए हैं, ठीक है। पंचायत के चुनाव 2020 में होने थे वहाँ, ठीक है, लास्ट 2019 में होने थे, लेकिन 2019 में नहीं हुए हैं। तो फिर वहाँ पर अभी 2020 तक भी नहीं हुआ क्योंकि कोरोना का कहर जारी है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ कार्यकाल 6 वर्ष से भी ऊपर जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, जिले में पंचायत राज की शीर्ष संस्था है। तो शीर्ष संस्था यानी कि सबसे बड़ी संस्था, सबसे ऊंची संस्था तो कौन है दोस्तों? जिला परिषद, ठीक है। सबसे शीर्ष स्तर की कौन सी है? जिला परिषद। और उससे नीचे स्तर की बात करें तो कौन सी दोस्तों? पंचायत समिति। और निम्न स्तर की बात करें दोस्तों तो कौन है फिर? पंचायत, ठीक है, पंचायत, ये पंचायत, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान के पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो दोस्तों मैं अभी ऊपर बता गया आपको, ठीक है, ये प्रश्न। अब कितना है? 50%। अब कितना है? 50%। और दोस्तों ये मैंने लिखवाया भी है नोट्स में, है ना। और अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो 50% आरक्षण है ये कब किया गया?
ठीक है, कब किया गया? पहले 33 था, अब 50 कर दिया है, तो ये कब किया गया ये कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जिला परिषद की आय का स्रोत है। तो दोस्तों राजस्थान में जिला परिषद की आय का स्रोत क्या है? जिला परिषद की आय का स्रोत पेयजल कर, मेलों हेतु लाइसेंस फीस, जो मेले लगते हैं उनकी जो लाइसेंस फीस लेते हैं वो पेयजल कर, पेयजल से जो कर आता है वो, कृषि उपज के मार्केट पर 0.5% सरचार्ज, समस्त वर्णित विकल्प। बिल्कुल दोस्तों, देखो जो जिला परिषद होती है उसकी आय का स्रोत ये तीनों ही होता है दोस्तों, मेलों से भी, पेयजल कर इससे भी, और कृषि उपज के मार्केट पर 0% सरचार्ज, इससे तीनों से होता है, तीनों से होता है, इसलिए 4th नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता है? दोस्तों देखो इतिहास में पहुंच गया, बहुत डीपली पहुंच गया ये, ठीक है, लेकिन कर लो कोई बात नहीं। वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ग्राम प्रमुख को क्या कहते हैं? ग्रामणी कहते हैं, कर लो कोई बात नहीं, याद है, ठीक है। लेकिन मैंने छुड़ा दिया, पूछा भी नहीं जाएगा ये, और पूछा जाता है तभी क्यों घबरा रहे हो, मैंने बता दिया ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक कारगर बनाने के उपाय सुझाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों अशोक मेहता समिति, ठीक है, कौन सी समिति दोस्तों? अशोक मेहता समिति, जिसने द्विस्तरीय का सुझाव दिया था, पंचायत राज का द्विस्तरीय का सुझाव दिया था। और ये समिति कब आई थी दोस्तों? 1977-78 में। लेकिन दोस्तों 77 और 78 दोनों ही ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो दोस्तों कौन सा राइट होगा? 1977, ठीक है, 1977 आपको लगा के आना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों को ग्रामीण स्वशासन के विकास का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों कौन से शासक थे? चोल शासकों को, ठीक है, जो दक्षिण भारत में थे। तो इसमें आपसे पूछा है किस वंश के शासकों को ग्रामीण स्वशासन के विकास का श्रेय दिया जाता है? तो चोल शासकों को, ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, अच्छा इसकी थ्योरी भी देख लीजिए, थ्योरी दी है, दक्षिण भारत में चोल वंश के शासकों ने ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में 1993 में अनुच्छेद 243 को संविधान के 90 भाग के रूप में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों देखो 243 है, अनुच्छेद 243, इसको 90 भाग के रूप में, ठीक है, 90 भाग के रूप में जोड़ा गया है। तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है ये, ठीक है, ये पूछा है आपसे। तो दोस्तों आपको पता ही है, तो 1993 में जो हुआ था भारत में संविधान संशोधन में 1993 में, वो कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन। और इस वीडियो का पहला प्रश्न ही मैंने आपको यही करवाया है, तो यही आ गया दोस्तों। कैसे भी आए प्रश्न घूम फिर के वही बनते हैं, आप घबराते क्यों हो, ठीक है। आगे देखो आप, हाँ इसमें देख लीजिए, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक में पंचायत राज व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायत राज संस्थाओं को संविधान के तहत सरकार का तृतीय स्तर घोषित करने हेतु संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए? तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार कथन है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायत राज संस्थाओं को संविधान के तहत सरकार का तृतीय स्तर घोषित करने हेतु संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए? तो दोस्तों ये एल.एम. सिंघवी समिति, कौन सी समिति दोस्तों? एल.एम. सिंघवी समिति, ठीक है, इसने सुझाव दिया था, ठीक है दोस्तों। तो 4th नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, इस समिति की सिफारिश का सुपरिणाम रहा कि संसद ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायत राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है ये, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और किस समिति? एम.एल. सिंघवी समिति, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची, तो दोस्तों कौन सी? 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? वही पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित, ठीक है। तो 1993 में जोड़ी गई, ठीक है। 4th नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, 24 अप्रैल 1993 को लागू 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 243 जोड़ा गया में भाग, और भाग कौन सा जोड़ा गया? भाग, ठीक है। संविधान में भाग कितने हैं? 22, टोटल 22 भाग।
अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद, ठीक है। और अनुसूचियों की संख्या टोटल कितनी है? 12। तो जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायत राज से संबंधित है, और अनुच्छेद 243 जोड़ा गया, और कौन से भाग में जोड़ा गया? भाग 9 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, हाँ एक और बात ध्यान रख लीजिए, 24 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? पंचायत राज दिवस, पंचायत राज दिवस, तो ये भी याद रखना आप, ठीक है। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों पंचायत राज संस्था का चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसकी निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ऊपर ही बता चुका हूँ, यानी पंचायत स्तर के प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे वो जिला प्रमुख हो, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, किसी की भी आयु को टोटल कितनी होना चाहिए? उसकी 21 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए आप, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। परंतु मतदान करने की न्यूनतम आयु, ये तो सबको याद है भाई, मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, ठीक है। पंचायत राज का प्रधान क्या कहलाता है? देखो दोस्तों, पंचायत राज किसका दोस्तों? पंचायत राज का प्रधान, अच्छा प्रधान लक्ष्य पूछा है, सॉरी। पंचायत राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? प्रधान लक्ष्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कहाँ पर है? ये रहा बी नंबर का ऑप्शन। देखो सत्ता का विकेंद्रीकरण, पंचायत राज का प्रधान लक्ष्य क्या है दोस्तों? सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? कौन सी सभा? ग्राम सभा। कौन सी सभा? ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? अच्छा सरपंच ही तो करेगा भाई, ठीक है। सरपंच ही बुलाता है और सरपंच ही इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। अच्छा अब एक और बात सुनिए, सरपंच नहीं रहेगा तो कौन करेगा? उप सरपंच करेगा, ठीक है। आगे देखिए आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायत राज का प्रारंभ कब किया गया? फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 अक्टूबर 1959 को। इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे अब अपन, ठीक है। चलो आगे देखो, सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? वही दोस्तों कितना होता है भाई? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सभी पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल, उनकी प्रथम बैठक है तो नियत तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक होता है, और नई संस्था का चुनाव इस 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व कराया जाना आवश्यक है। यानी कि जो भी सरपंच बनेगा, पंचायत समिति का प्रमुख बनेगा, प्रधान बनेगा, या फिर अपन यूँ बात करें जिला प्रमुख बनेगा, तो नया जिला प्रमुख जब बनेगा तो उसके बैठने से पहले ही नए चुनाव हो जाना चाहिए, उसके हटने से पहले ही, उसका कार्यकाल पूरा न होने से पहले ही बन जाना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उप सरपंच व सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? बिल्कुल शानदार प्रश्न कि कौन कौन दोस्तों? पंच, उप सरपंच और सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो दोस्तों त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो दोस्तों ये विकास अधिकारी को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं दोस्तों? विकास अधिकारी को सौंपते हैं। और विकास अधिकारी की बात करें अपन दोस्तों तो इसको वीडीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीडीओ, ठीक है। और वीडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? विलेज, अच्छा मैं लिखवा ही देता हूँ, विलेज डेवलपमेंट और ऑफिसर, ठीक है दोस्तों, वीडियो। अच्छा अब एक प्रश्न आपको ये भी बनता है कि सरपंच अपना त्यागपत्र तो सौंप दिया, लेकिन सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? ये भी तो शानदार प्रश्न है भाई, इसको भी तो याद करना पड़ेगा आपको। तो सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? तो सरपंच को शपथ की बात करें दोस्तों तो ये पीठासीन अधिकारी दिलाता है। कौन दिलाता है दोस्तों? पीठासीन अधिकारी। कौन दिलाता है दोस्तों? पीठासीन अधिकारी। ये भी याद रखना, वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। चलो अच्छा, पीठासीन अधिकारी क्या होता है? ये भी दिमाग में कीड़ा चल रहा होगा तुम्हारे, ठीक है, तो ये भी बता देता हूँ। देखो पीठासीन अधिकारी कौन होता है? पंचायत स्तर पर जब चुनाव होते हैं दोस्तों तो एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त होता है जो उस ग्राम पंचायत में देखरेख का काम करता है, ठीक है, चुनाव के टाइम पे, ठीक है। और वहाँ एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त होता है। तो जब वोटिंग होती है तो वोटिंग होने के बाद में वो पीठासीन अधिकारी जो होता है वही उस सरपंच को शपथ दिलाकर जाता है दोस्तों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कहाँ पर थे अपन? चलो हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, तो दोस्तों जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सबको याद है भाई, जिला प्रमुख होता है, ठीक है। चलो पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
प्रधान होता है, ये भी याद करो। पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है, और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। सरपंच कौन होता है? सरपंच। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। कौन से में? अनुच्छेद में। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा की बात चल रही दोस्तों? अवधारणा की। पंचायत राज का जिक्र तो 243 में है, 243, ठीक है, अनुच्छेद 243 में। लेकिन यहाँ पंचायत राज की अवधारणा की बात चल रही है, तो अवधारणा किस में है? अनुच्छेद 40 में। और अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये शामिल है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, संविधान के भाग 4 में, बिल्कुल सही दोस्तों, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में राज्य को पंचायत राज व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, व्याख्या भी पढ़ा दी मैंने आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज को प्रारंभ करने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? अरे भैया हमारा राजस्थान, पहला हमारा राजस्थान, ठीक है, पहला हमारा राजस्थान। अरे हम किसी में भी पीछे नहीं है भाई, ठीक है। भारत में पंचायती राज को प्रारंभ करने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई? पहला स्थान है, ठीक है, बोलो जय राजस्थान, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द्वितीय स्थान की बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश का, ठीक है, ठीक है, द्वितीय स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का, जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कब? 11 अक्टूबर को। और यूँ बात करें दोस्तों तो 11 अक्टूबर देखो कितने दिन बाद? 9 दिन बाद। कितने दिन बाद? 9 दिन बाद, ठीक, 9 दिन बाद ही आंध्र प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था लागू हो गई। और इसको देखो ट्रिक से भी याद करके सिखा देता हूँ आपको मैं। देखो अंधे लोग होते हैं ना दोस्तों, अंधे, ठीक है। अरे भाई जब राजस्थान ने पंचायत राज लागू कर दिया, राजस्थान ने, तो अंधे भी संभल गए, अंधे भी 9 दिन बाद संभल गए, अंधे भी 9 दिन बाद संभल गए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन पंचायती राज संस्थाओं के किसी भी पद के लिए अयोग्य उम्मीदवार है? देखो निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्थाओं के किसी भी पद के लिए अयोग्य उम्मीदवार है? देखो 18 वर्ष की उम्र का वयस्क, 18 वर्ष, हाँ बिल्कुल दोस्तों अयोग्य है, अयोग्य है। देखो पद के लिए अयोग्य उम्मीदवार है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। चलो आगे देखो, 27 नवंबर 1995 के पश्चात तीसरी संतान वाला व्यक्ति, बिल्कुल सही दोस्तों। देखो 27 नवंबर को एक नियम जारी किया गया था, अधिनियम, उसमें घोषित किया गया था कि 2 ही संतान होना चाहिए उनके, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो आप, पागल या दिवालिया? अरे भाई पागल को तो बना ही नहीं सकते, और दिवालिया मतलब जो कर्जदार हैं उसको भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? तो दोस्तों सबको पता है भाई, सबको पता है, सबको पता है, मुझे ही नहीं तुम्हें पता है, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। आगे चलो। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या वाली पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे? दोस्तों किसकी बात चल रही है भाई? पंचायत समिति की। तो दोस्तों मैंने बताया था, देखो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की जो धारा 13 है के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या वाली पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे? तो दोस्तों कितने चुने जाएंगे भाई? 15। कितने चुने जाएंगे? 15। अब दोस्तों आपको ये भी याद होना चाहिए, देखो जो 17 सदस्य होते हैं वो जिला प्रमुख में होते हैं, जिला प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद के टोटल सदस्य 17 होते हैं, ठीक है। और ग्राम पंचायत में पंचों की बात करें तो दोस्तों पंच कितने होते हैं? टोटल पंचों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक, कौन सी पुस्तक दोस्तों? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। किसकी रचना है? महात्मा गांधी की, बलवंत राय मेहता की, जवाहरलाल नेहरू की, वल्लभ भाई पटेल की। दोस्तों देखो पुस्तक किससे संबंधित है? पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, पुस्तक का नाम क्या है? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। और दोस्तों पंचायत राज को लाने का श्रेय किसको जाता है? बलवंत राय मेहता को, ठीक है, जिन्होंने त्रिस्तरीय, कितनी स्तरीय दोस्तों? त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। तो दोस्तों आप भग के यही लगाएंगे आंसर इसका, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इसी को लगाते हैं, लेकिन नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर और फ्री इंडिया। किसकी पुस्तक है दोस्तों? महात्मा गांधी की है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है।
पंचायती राज व्यवस्था में जिला प्रमुख अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही त्यागपत्र देना चाहे तो वह निम्न में से किसे अपना त्यागपत्र देगा। तो दोस्तों कौन, जिला प्रमुख की बात चल रही है, यानी कि जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देगा। तो दोस्तों अपना त्यागपत्र है ना, वो किसको देगा ये, ठीक है, किसको देगा दोस्तों, संभागीय आयुक्त को देगा। ये प्रश्न मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। और विकास अधिकारी को तो कौन देंगे दोस्तों, विकास अधिकारी को तो सरपंच देगा, पंच देगा, ठीक है, सरपंच और पंच देगा, ठीक है दोस्तों। और अपन बात करें जिला प्रमुख को कौन देंगे, ठीक है, जिला प्रमुख को अपना त्यागपत्र कौन देंगे, पंचायत समिति जो मध्यम स्तर पे होती है, पंचायत समिति। और पंचायत समिति में कौन होता है, अध्यक्ष, प्रधान होता है, कौन होता है, प्रधान होता है। तो प्रधान किसको देगा, जिला प्रमुख को देगा, अपना त्यागपत्र, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर गठित करने का सुझाव दिया गया है। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति है, उसने त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है। तो दोस्तों पंचायत राज के जो चुनाव है, पंचायत राज संस्थाएं, उनके चुनाव करवाने का दायित्व किसका है। तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। थ्योरी देख लो, थ्योरी में कुछ अलग दिया है क्या। पंचायत राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के चुनाव करवाने का दायित्व, बिल्कुल सही दोस्तों, नगर निकाय भी जोड़ दिया। एक और प्रश्न आपको याद हो गया, चलो ठीक है, नगर निकाय जो नगरों में कार्यरत हैं, ठीक है, नगर निकाय के चुनाव को करवाने का दायित्व भी किसका है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग का है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। कब हुआ था दोस्तों, 1993 में, ठीक है, 1993 में आया था। तो इस संविधान संशोधन के बाद, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत राज अधिनियम का निर्माण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों वो राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो दोस्तों कौन है दोस्तों, कर्नाटक। कौन है भाई, कर्नाटक। कौन है दोस्तों, कर्नाटक। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। थ्योरी भी पढ़ लीजिए। कर्नाटक में पंचायत राज अधिनियम 10 मई 1993 को लागू हुआ। कब, 10 मई 1993 को लागू हुआ। और उसके बाद की बात करें दोस्तों तो 25 जनवरी 1994 को, अरे अपना पड़ोसी कौन है भैया, मध्य प्रदेश। अपना पड़ोसी कौन है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यानी कि मध्य प्रदेश में जो 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था, उसके बाद में यानी कि 1994 में पंचायत राज लागू हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, अरे वाह क्या बात है। चलो भाई ये प्रश्न तो मैं करवा चुका हूँ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 अप्रैल को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कौन सी पंचायती राज की प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है। तो दोस्तों पंचायत राज की उपलब्धि देखो, ग्रामीण विकास, ग्रामीण समृद्धि, राजनीतिक चेतना का विकास, ग्रामीण एकता का निर्माण। दोस्तों देखो पंचायत राज की प्रमुख उपलब्धि की बात करें, प्रमुख, तो ग्रामीण क्षेत्रों को देखो राजनीतिक चेतना का विकास, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है भाई, राजनीतिक चेतना का विकास करना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तो है ही, ग्रामीण समृद्धि ये तो बिल्कुल है, ग्राम का विकास करना, ग्रामीण विकास ये भी है, ग्रामीण एकता का निर्माण करना ये सब तो है, लेकिन ये वाला सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। श्री बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई। दोस्तों किसकी, बलवंत राय मेहता समिति। मैंने बताया था आपको 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई थी। तो ये कब आई थी, 1957 में। और कब आई, जनवरी में, ठीक है। और यहाँ एक और जून भी पटक रखा है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको गलत मानना है, ये मानना आपको जनवरी, यानी कि 1957 में जनवरी लगते ही, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई, ठीक है। चलो, राज्य निर्वाचन आयोग जिस पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव का दायित्व होता है की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखो दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग जिस पर, किस पर दोस्तों, देखो राज्य निर्वाचन आयोग जिस पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव का दायित्व होता है, पंचायत राज संस्थाओं हेतु चुनाव का दायित्व होता है की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा की जाती है भाई, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। देखो
आप अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे इस प्रश्न को, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग जिस पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव का दायित्व सौंपता है, जिस पर पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हेतु दायित्व सौंपता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी कि जिसके द्वारा पंचायत के चुनाव करवाए जाते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, आगे देखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त किसकी दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयुक्त करवाता है किसकी? राज्य में चुनाव। ठीक है, की नियुक्ति मंत्री परिषद की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? मंत्री परिषद की, यानी कि उस राज्य में, संबंधित राज्य में मंत्री परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, तथा उसे शपथ भी राज्यपाल द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, शपथ भी कौन दिलाते हैं? राज्यपाल ही दिलाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त को समय से पूर्व उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखो दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयुक्त को समय से पूर्व उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये ध्यान रखना। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलाएगा दोस्तों राज्यपाल। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। ठीक है, लेकिन उसको पद से जो हटाया जाएगा दोस्तों, वो पद से हटाया जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो विहित प्रक्रिया है उसके माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा। आगे बात समझे? चलो आगे चलते हैं। जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो दोस्तों, जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं? जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य, जिले की पंचायत समितियों के प्रधान, जिले के विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य, उपयुक्त सभी। और दोस्तों, उपयुक्त सभी होगा इसमें राइटिंग। ठीक है, देखो दोस्तों, जिला परिषद की बात चल रहा है। जिले स्तर पर जो जिला परिषद होती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख। जिला प्रमुख। ठीक है, और जिला प्रमुख सदस्य कौन होते हैं? देखो, जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य, यानी कि जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य, यानी कि यहाँ के पार्षद। ठीक है दोस्तों, तो ये भी होते हैं। जिले की पंचायत समितियों के प्रधान, यानी कि पंचायत समितियाँ जो है तहसील स्तर पर होती है, उनके प्रधान भी इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि संबंधित जिले या उस संभाग में जो सांसद है, ठीक है, उस लोकसभा क्षेत्र में जो सांसद है वो भी, विधानसभा का सदस्य भी, वहाँ का विधायक भी, वहाँ का सांसद भी, और वहाँ का राज्यसभा का सदस्य भी, जो राज्यसभा में बैठा हुआ है, वो भी जिला परिषद के सदस्य होंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। किसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार एवं पंचायती राज संस्थाओं के मध्य विभिन्न करों के बंटवारे हेतु सिद्धांत निर्धारित करता है? देखो, किसका दायित्व? उत्तरदायित्व राज्य सरकार तथा पंचायत राज संस्थाओं के मध्य विभिन्न करों के बंटवारे हेतु सिद्धांत निर्धारित करता है। तो दोस्तों, राज्य वित्त आयोग। देखो दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यानी कि दोस्तों किसकी बात चल रही है? विभिन्न करों के बंटवारे। कर का मतलब होता है वित्त, पैसा। तो पैसा संबंधित जो काम होगा वो वित्त आयोग में ही होगा, और राज्य का मामला है तो राज्य वित्त आयोग में, और केंद्र का मामला है तो केंद्रीय वित्त आयोग में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राज्य वित्त आयोग अपने रिपोर्ट किसे देता है? यानी कि अपनी रिपोर्ट किसे देता है? राज्य वित्त आयोग जो होता है वो अपनी रिपोर्ट किसे देता है? राज्यपाल को देगा भाई। किसको देगा? राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल ही तो राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राजस्थान में मध्य स्तर की पंचायत, मध्य स्तर की पंचायत, बिल्कुल, पंचायत समिति में नियुक्त सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी का पदनाम क्या है? किसकी बात चल रही है दोस्तों? पंचायत समिति की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? पंचायत समिति की। और पंचायत समिति में नियुक्त सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, कौन सा अधिकारी दोस्तों? प्रशासनिक अधिकारी का पद नाम क्या है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों वो बीडीओ होता है। कौन होता है दोस्तों? बीडीओ, जिसको हम खंड विकास अधिकारी कहते हैं। खंड विकास अधिकारी कहते हैं। अच्छा, वीडियो का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ आपको। वीडियो का मतलब क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट और ओ से क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑफिसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किसी पंचायती राज संस्था का विघटन किए जाने की स्थिति में कितने समय में चुनाव कराए जाने आवश्यक है? देखो दोस्तों,
अगर किसी संस्था का विघटन हो गया है, ठीक है, किसी पंचायत राज संस्था का विघटन हो गया है तो कितने दिन में चुनाव करवाना आवश्यक है? तो दोस्तों विघटन की तिथि के 6 महीने के भीतर करवाना जरूरी है। 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पंचायत राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देने के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि में किया जाता है? तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। किससे के लिए? संसाधन उपलब्ध कराने के लिए। किसके लिए? संसाधन उपलब्ध कराने के लिए और वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, ठीक है। तो इसकी बात करें अपन दोस्तों तो हर 5 साल में, कितने साल में दोस्तों? हर 5 साल में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? तो दोस्तों निम्न में से असंगत युग्म ग्राम स्तरीय पंचायत राज संस्था, ग्राम स्तर पर पंचायत बिल्कुल हो। अच्छा, असंगत युग्म ग्राम स्तरीय पंचायत राज संस्था, ग्राम पंचायत बिल्कुल होती है, सही है। न्यूनतम पंच 10 नहीं होते दोस्तों, 9 होते हैं, ठीक है। असंगत यही है। सदस्यों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, ये भी सही है। ग्राम स्तरीय संस्था का अध्यक्ष सरपंच, ये भी सही है। तो यानी कि पंच कितने होते हैं? 9। तो पहला ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच के अलावा न्यूनतम 9 पंच होते हैं, 9 पंच होने चाहिए। और 3000 से अधिक जनसंख्या पर, अगर देखो दोस्तों 3000 की जनसंख्या तब तक तो 9 पंच हो गए, ठीक है। लेकिन अगर 3000 से अधिक की जनसंख्या है तो प्रति हजार, कितनी पर? प्रति हजार। जैसे 4000 जनसंख्या हो गई तो फिर आपके 2 अतिरिक्त पंच और बनेंगे, यानी कि पंच कितने हो जाएंगे भाई? 11 हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। राज्य में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो मैंने बता दिया दोस्तों, जिला प्रमुख को देता है, ठीक है, पंचायत समिति का प्रधान, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? यानी ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच। सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाले सभी पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। अब दोस्तों यहाँ एक और बात बता दूँ, सरपंच का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो पंच का चुनाव कैसा होता है? पंच का भी प्रत्यक्ष होता है, पंच का भी प्रत्यक्ष होता है। और बात करें दोस्तों तो पंचायत समिति के जितने भी सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? पंचायत समिति के सदस्यों का, उनका प्रत्यक्ष होता है। इसके अलावा दोस्तों जिला प्रमुख, जिला परिषद के जितने भी सदस्य हैं उनका चुनाव भी कैसे होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष होता है। लेकिन दोस्तों जो जिला प्रमुख होता है वो यानी कि जिला परिषद का अध्यक्ष होता है और पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है, वो दोनों ही अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से सदस्यों के द्वारा चयनित होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सरपंच ग्राम पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव तो पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है, परंतु उपसरपंच का चुनाव निर्वाचित पंचों द्वारा अपने में से ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये बात मैंने बताई दी आपको। चलो भाई, समय बर्बाद हो गया है अपना। चलो, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है? तो सरकारी अधिकारी कौन होता है दोस्तों? ग्राम सचिव होता है। कौन होता है भाई? ग्राम सचिव होता है, ग्राम सचिव, ठीक है दोस्तों। कौन होता है भाई? ग्राम सचिव, ग्राम सेवक होता है ना, सरकारी अधिकारी। चलो आगे चलते हैं। पंचायत राज संस्थाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो दोस्तों किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो दोस्तों ये हटाने की जो प्रक्रिया है निर्वाचित सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, ठीक है। यानी कि पंचायत राज संस्थाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अगर पद से हटाना है, ठीक है, किसी को भी, तो 3/4 सदस्य बहुमत पारित करके अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये है कि वो उन लोगों को इस सरपंच पे या इस पंचायत समिति के अध्यक्ष पे या जिला परिषद के अध्यक्ष पे विश्वास न हो, तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं और 3/4 लोग इसको पारित कर दें तो उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पंचायत राज संस्थाओं के प्रत्येक पद के चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता है? 21 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 21 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक संतान ना हो, बिल्कुल सही है। तो यानी कि उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, डी नंबर का। चलो आगे चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों जो राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, कौन दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका कार्यकाल कितना होता है? या तो 5 वर्ष होना चाहिए, 65 वर्ष की आयु
पूर्ण होना चाहिए, यानी कि जो भी पहले हो वह इसका कार्यकाल होगा। ठीक है, किसका? राज्य निर्वाचन आयुक्त का। चलो आगे चलते हैं। हमारे मूल संविधान के किस भाग में राज्य को पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना के लिए निर्देश किया गया है? तो दोस्तों देखो, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, किसमें दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मूल संविधान के ठीक है भाग में राज्य को पंचायत राज संस्थानों की स्थापना के लिए निर्देशित किया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। ठीक है, चलो अवधारणा इसकी दी गई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारे देश में किस समिति की सिफारिश पर ग्रामीण स्वशासन की पंचायत राज व्यवस्था का श्री गणेश हुआ? श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, और जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत राज का सुझाव दिया। चलो आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त पंजीकृत मतदाताओं द्वारा नहीं, ऐसे तो किसके द्वारा होता है? सरपंच का होता है। सरपंच द्वारा मनोनयन का मतलब होता है सरपंच अपनी इच्छा से बना दे किसी को उप सरपंच, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये दोनों तो गलत हो गए। बहुमत दल के पंचों द्वारा अपने में से, बिल्कुल सही है दोस्तों, तीसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा, बहुमत दल के पंचों द्वारा अपने में से ही, और निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से ही, यानी कि जो निर्वाचित पंच होंगे, जितने भी निर्वाचित पंच होंगे वो अपने में से ही किसी एक को करेंगे दोस्तों। ठीक है, सी नंबर का गलत हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर का राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है, तो दोस्तों लोकतंत्र की जो प्राथमिक पाठशाला है, प्राथमिक पाठशाला तो दोस्तों पंचायत राज संस्था है। लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला कौन सी है? पंचायत राज संस्था है। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही क्या है? लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। पंचायत राज संस्थाओं की आय के स्रोतों में निम्न में से कौन सा स्रोत नहीं है? दोस्तों देखो, कृषि आय पर कर, रुको अभी, चलो, सरकार से प्राप्त अनुदान एवं करों में हिस्सा, बिल्कुल सही है दोस्तों। सरकार जितना भी अनुदान व कर प्राप्त करती है वो इसका हिस्सा है। मेलों, सवारियों, मकानों एवं कृषि भूमि कर, बिल्कुल ये भी सही है। जुर्माने से प्राप्त आय, बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि पंचायत राज संस्थाओं की आय के स्रोत में निम्न में से कौन सा स्रोत नहीं है? तो दोस्तों कृषि आय कर। ठीक है, कृषि का आय कर है वो इसका नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। राजस्थान में कौन पंचायत समिति के सदस्य नहीं हैं? दोस्तों पंचायत समिति की बात चल रहा है जो तहसील स्तर पर होती है। पंचायत समिति हेतु जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल ये तो होते हैं। जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य तो इसके सदस्य होते हैं ना भाई पंचायत समिति के, और ये सदस्य तो मिलकर पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, जिला कलेक्टर, यही नहीं होता है दोस्तों, यही नहीं होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। पंचायत समिति के क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, ये भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। उस क्षेत्र के विधानसभा सदस्य ये भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि कलेक्टर नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत में वर्तमान में प्रयुक्त पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो पंचायत राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? बलवंत राय मेहता को। किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य जिला परिषद का नहीं है? किसका दोस्तों? जिला परिषद का नहीं है। देखो, जिला परिषद का पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाना, अरे दोस्तों यही नहीं है, यही आंसर राइट हो जाएगा आपका। आगे देखो, जिले की सभी पंचायत समितियों के कार्यों में समन्वय, तो पंचायत समितियों के कार्यों में तो समन्वय करेगा भाई। आगे देखो, पंचायत समितियों की योजनाओं एवं बजट की कार्य की जांच, बिल्कुल योजनाओं का भी करेगा और बजट की भी जांच करेगा। किसकी? पंचायत समितियों की। जिले की सभी पंचायत समितियों की निगरानी भी करेगा भाई। इसके अलावा नियंत्रण भी करेगा। यानी कि दोस्तों पहले नंबर का ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपसे यही पूछा है जिला परिषद कौन सा कार्य जिला परिषद का नहीं है? तो यही कार्य नहीं है, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाना। तो ये तो किसका काम है? ये तो राज्य निर्वाचन आयोग का है। ठीक है, चलो ये मैंने यहाँ आ भी गया व्याख्या में। देखो, पंचायत राज संस्थानों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। चलो आगे चलते हैं। पंचायत राज विषय संविधान की कौन सी सूची में शामिल है? तो दोस्तों राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, राज्य सूची में। देखो दोस्तों ये भी समझ लीजिए सूची क्या होती है। दोस्तों सूची 3 प्रकार की होती है, 3 क्या 4 ही होती है। देखो, संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाए वो संघ सूची होती है। समवर्ती सूची, वह सूची जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाए।
ठीक है। राज्य सूची वह सूची जिस पर केवल राज्य सरकार कानून बनाए वो राज्य सूची हो गई। और अवशिष्ट सूची ये क्या होती है? अवशिष्ट सूची वह होती है जिसमें न तो राज्य और न तो देश और न ही राज्य, ठीक है, दोनों ही कानून न बनाए, दोनों ही कानून न बनाए, तो वो कौन सी हो जाएगी? अवशिष्ट सूची हो जाएगी, ठीक है। उसको अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पंचायत राज व्यवस्था की सर्वोच्च स्तर की संस्था जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था जिला प्रमुख होता है जिला परिषद का अध्यक्ष, यानी कि जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। और उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो चुनाव किया जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों का ही। और अप्रत्यक्ष रूप से जिला परिषद के जनता द्वारा निर्वाचित निदेशकों द्वारा अपने में से इसका निर्वाचन होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि पहले पार्षद बनेंगे और वो पार्षद किसको बनाएंगे? वो जिला प्रमुख को बनाएंगे और जिला प्रमुख के अलावा जिला उपाध्यक्ष को भी बनाएंगे, ठीक है, जिला उप प्रमुख, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। निम्न में से किसने पंचायत राज को नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम घोषित किया? देखो दोस्तों, किसने पंचायत राज को नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम घोषित किया? तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन ने। किसने करी थी भाई? लॉर्ड रिपन ने। 4th नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। और हाँ, चलो इसमें एक और प्रश्न देखो। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, ठीक है। पंचायती राज का जनक तो किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। लेकिन स्थानीय स्वशासन के जनक की बात करें, स्थानीय स्वशासन की जनक, तो दोस्तों कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन में कौन कौन आ जाएंगे? स्थानीय स्वशासन में नगरीय स्वशासन भी आ जाएगा और ग्रामीण स्वशासन भी आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसमें ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों किसमें? 73वें संविधान संशोधन में, ठीक है। किसमें? 73वें संविधान संशोधन में, ठीक है। पंचायतों में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलो आगे चलते हैं। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? अच्छा, पंचायत का जो सरपंच होता है उसका चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल सही है, यही होगा। पंचायत के पंचों द्वारा नहीं। राज्य सरकार के मनोनयन द्वारा नहीं, मनोनयन के द्वारा हो ही नहीं सकता। जिलाधीश के मनोनयन द्वारा ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में दोस्तों मनोनयन के द्वारा भी हो जाता है दोस्तों। क्योंकि किसी गांव में अगर मान लो कोई सीट ऐसी आ जाती है जहां पर मान लो उस गांव में केवल एक ही घर है या एक ही मकान है उस जाति का जिस कैटेगरी की सीट आई है, तो वहाँ दोस्तों उसके विपक्ष में कोई लड़ने वाला ही नहीं होता है, तो वो निर्विरोध ही चुनाव जीत जाता है वो, ठीक है। ऐसी स्थिति भी बन जाती है कभी कभी। चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? पंचायत समिति का जो प्रधान है उसका प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? तो सरपंच बिल्कुल नहीं करते हैं, उप सरपंच बिल्कुल नहीं करते हैं। पंचायत समिति के जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि देखो, पंचायत समिति के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं उन गांवों के लोग वोटिंग किसको करेंगे? पंचायत समिति के सदस्यों को वोटिंग करेंगे। और पंचायत समिति के सदस्य टोटल कितने निर्वाचित होकर आएंगे? 15। और ये 15 जो सदस्य हैं, ये 15 सदस्य ये किसका चयन करेंगे? प्रधान का और उप प्रधान का, ठीक है दोस्तों। चलो, पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सुझाया? तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय सुझाया था, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय सुझाया था, ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में? तो दोस्तों कौन से भाग में? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक है, राज्य के निर्देशक सिद्धांत में। और अनुच्छेद कौन से में? अनुच्छेद 40 में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। संविधान यानी कि 73वां संविधान अधिनियम 1992 संबंधित है, यानी कि 73वां संविधान की बात, संशोधन की बात चल रही है दोस्तों, ये ठीक है। किसकी बात चल रही है? 73वें संशोधन की, ठीक है। अधिनियम 1992 संबंधित है। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। चलो
आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था है? तो किस भाग में दोस्तों? किस भाग में? 90 भाग में। किस भाग में? 90 भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता है, इसका कारण है अज्ञानता की उदासीनता, ये तो बिल्कुल है। जातिवाद एवं स्वार्थपरकता, यह विश्वास की पंचायती राज से कल्याण नहीं होता, यह विश्वास की पंचायती राज से कल्याण नहीं होता। शक्ति की कमी व क्षम नेता। दोस्तों क्या पूछ रहा है आपसे? आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता, इसका कारण है, बिल्कुल सही दोस्तों। देखो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन है वो है अज्ञानता व उदासीनता। ए ओ नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई? अरे वाह, क्या प्रश्न है भाई। शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए तो अपनाई गई, शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायत व्यवस्था क्यों अपनाई गई? शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, या इसको यूँ कह सकते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। चलो आगे चलते हैं। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों किस पर है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, किस पर? पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? कोई सिद्धांत पूछा है आपसे या तो किस सिद्धांत पर आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। चलो आगे चलते हैं। अशोक मेहता समिति का गठन किस सरकार द्वारा किया गया? तो अशोक मेहता समिति का गठन की बात करें दोस्तों तो ये मोरारजी देसाई। ठीक है, क्योंकि अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1977 में। 1977 में। और इस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो किस सरकार द्वारा किया गया अशोक मेहता समिति का गठन? तो मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा। चलो आगे चलते हैं। पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन लेता है? तो पंचायतों के चुनाव का निर्णय लेने की बात करिए। वाह भाई, वाह क्या प्रश्न है। पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन लेता है? तो निर्णय तो कौन लेती है दोस्तों? राज्य सरकार लेती है भाई, राज्य सरकार। और चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। संविधान के कौन से भाग में राज्य से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? देखो संविधान के कौन से भाग में राज्य से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? तो दोस्तों कौन से भाग में भाई, क्या पूछ रहा है? संविधान के कौन से भाग में राज्य से पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? तो अनुच्छेद 40 में तो की गई है दोस्तों। चलो भाई अनुच्छेद 40 में। ठीक है भाई, प्रस्तावना में तो ऐसा कहीं जिक्र है ही नहीं। 7वीं अनुसूची में बिल्कुल नहीं है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें नहीं है, तो यानी कि अनुच्छेद 40 ही करता है ये। ठीक है, अनुच्छेद 40 ही ये घोषणा करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अशोक मेहता समिति रिपोर्ट का संबंध है? तो अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट का संबंध किससे? पंचायत राज से। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन की कुशल इकाइयों के रूप में असफल होने का कारण है? देखो स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन की कुशल इकाइयों के रूप में असफल होने का कारण है। तो असफल होने का कारण क्या है? अपर्याप्त धन। क्या है दोस्तों? अपर्याप्त धन। अपर्याप्त धन यानी कि पर्याप्त मात्रा में धन नहीं मिल पाता है, इस कारण स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन की कुशल इकाइयों के रूप में असफल होने का प्रमुख कारण है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अनुसार पंचायती राज प्रारंभ किया गया? तो कौन सा भाग है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस भाग के अनुसार पंचायती राज प्रारंभ किया गया? तो चतुर्थ भाग। ठीक है, कौन से भाग? चतुर्थ भाग। और चौथा जो भाग है, चौथा भाग, उसमें क्या है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में ये जिक्र है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। पंचायत राज सम्मिलित है? तो पंचायत राज सम्मिलित है किसमें है भाई? राज्य सूची में। ये प्रश्न पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। पंचायत राज सम्मिलित है राज्य सूची में। ठीक है, चलो ठीक है। तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट प्रश्न थे। ऐसे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो ही आप लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कर दीजिए, ताकि दोस्तों मुझे भी पता लगे कि इस वीडियो में क्या कमी रही है, ताकि मैं सुधार कर सकूं और मुझे भी पता लग सके कि वाकई में ये कमी है, आगे चल के मैं उसमें सुधार करूँगा। और ऐसे वीडियो फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।